घरेलू हिंसा समाज का वह कड़वा सच है जिसे लोग देखते तो हैं, पर देखकर भी अनजान बन जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। रूही ने रसोई की खिड़की से बाहर झांका। सामने गार्डन में गुलाबों की क्यारी थी, जिन्हें उसने कल ही पानी दिया था। घर साफ सुथरा था, पर्दे करीने से लगे थे, डाइनिंग टेबल पर ताज़ा फलों की टोकरी सजी थी। अगर कोई बाहर से देखे तो कहेगा क्या परफेक्ट घर है। मगर क्या ये सच में परफेक्ट घर था? आज फिर शाम वही थी, घड़ी की सुई जैसे डर की रफ्तार पर तेजी से चल रही थी, और रूही के दिल में डर की लहरें और भी तेज हो रही थीं। शाम के 7 बजने वाले थे। रूही ने गैस पर रखी दाल को धीरे धीरे चलाया। वह जानती थी समीर आने वाला है, और आज भी शायद मूड ठीक नहीं होगा। एक अजीब सी थकान उसके कंधों पर लिपटी थी, जैसे हर दिन का डर उसकी रीढ़ में उतर गया हो। रूही अपने आप में खोसी गई थी। उसके मन में कुछ चल ही रहा था, तभी एक आवाज ने उसे वापस होश में ला दिया। माँ, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा। 7 साल का आरव अपनी गणित की किताब लेकर आया। अपने बेटे की आवाज सुन रूही झुकी, मुस्कुराई, पर उसकी आवाज में हल्का कांपना था। चलो, मैं समझाती हूँ। उसने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनते ही आरव चौंका और रूही की मुस्कान तुरंत मिट गई। दोनों माँ बेटे के चेहरे पर डर और घबराहट ने जैसे एक साथ दस्तक दी। रूही ने हिम्मत जुटाकर आरव से बैठने को कहा और खुद जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुला। समीर अंदर आया। हाथ में ब्रीफकेस था, चेहरा गंभीर और आंखें थकी हुई। सफेद शर्ट पर हल्की सिलवटें थीं, लेकिन उसकी चाल में ऐसा रौब था जैसे पूरी दुनिया पर उसी का हक हो, और वो इस दुनिया का बादशाह। खाना तैयार है? उसने बिना देखे पूछा। हाँ, मैं दाल रख रही हूँ, सब्जी भी तैयार है, रूही ने धीमी आवाज में टेबल पर खाना रखते हुए कहा। क्या दाल और सब्जी में क्या है? समीर ने अजीब सा मुंह बनाते हुए तेज आवाज में कहा। जी, आलू मटर, रूही ने कांपते स्वर में कहा। आज भी वही सब्जी? उसने भौहें चढ़ाईं। रूही कुछ नहीं बोली। अपने मम्मी पापा को यूं देखकर आरव को अच्छा नहीं लगा। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। समीर ने एक गिलास पानी पिया और फिर जैसे अपनी चिढ़ निकालने का बहाना ढूंढने लगा। हर बार बोलता हूँ थोड़ा ढंग का खाना बनाया करो, रोज वही बेस्वाद दाल। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ अच्छा पकाना नहीं सिखाया क्या? समीर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। रूही सहम सी गई, पर हिम्मत करके बोली। आपको जो पसंद है वही बनाया है, बस हल्दी थोड़ी कम थी शायद। उसने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज आवाज ने रूही को फिर से डरा दिया। थप, गिलास टेबल पर जोर से रखा गया। अब तुम मुझे सिखाओगी, बदतमीज औरत, उसने चिल्लाते हुए कहा। गिलास जोर से पटका गया और उसी के साथ आरव की किताब जो टेबल पर रखी थी, नीचे गिर गई। आरव जो ये सब देख रखा था बेचारा अपनी किताब उठाने भी न जा सका। रूही ने जल्दी से प्लेट परोसी, पर समीर ने देखा तक नहीं। चुपचाप अपने कमरे में चला गया। कमरे की दीवारें शांत थीं, लेकिन उनके भीतर आज भी एक थप्पड़ गूंज रहा था। जो समीर ने रूही को मारा था। आरव ने मां की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे जो अब धीरे धीरे बोलने लगे थे। रूही ने उसका सिर सहलाया और सोफे पर बैठते हुए बस यही कहा। सब ठीक है बेटा, पापा थक गए हैं। लेकिन वो जानती थी सब ठीक नहीं था। बहुत कुछ अंदर से टूट चुका था। रात के 10 बज चुके थे। समीर के खर्राटों की आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। रूही बालकनी में बैठी थी, घुटनों पर सिर टिकाए। उसकी गोद में एक पुरानी डायरी थी, नीली जिल्द वाली, जिसके पन्ने अब पीले पड़ चुके थे। रूही ने उस डायरी के कवर को अपने हाथों से सहलाया और धीरे से एक पन्ना पलटा। डायरी की पहली लाइन थी। आज समीर ने मुझे प्रपोज किया और मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। शायद यही सच्चा प्यार होता है जब शब्द बेअसर हो जाएं। उस लाइन को पढ़कर रूही की आंखें नम हो गईं। उसने रोते हुए खुद से कहा, कितनी अजीब बात है, उसी इंसान की बातें कभी धड़कनें तेज कर देती थीं, आज सांसें रोक देती हैं। रोते रोते रूही अपने पुराने दिनों में खोसी गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10 साल पहले की बात। कॉलेज का फेयरवेल था। समीर उसके सीनियर थे, हर लड़की उनके पीछे पागल थी। लेकिन समीर ने सारी लड़कियों को अनदेखा कर सबके सामने रूही का हाथ थाम लिया था। और भरे कॉलेज के सामने रूही को प्रपोज करते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुमसे शादी कर तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी से बिताना चाहता हूँ, जहां तुम हो, और हमारे प्यार की एक प्यारी सी निशानी। समीर की बातों ने रूही के दिल को छू लिया था।
और रूही ने आंखों ही आंखों में हाँ कह दी थी। समीर हर जगह उसके लिए खड़ा होता, उसकी पसंद को अहमियत देता और उसका आत्मविश्वास बढ़ाता। शादी के बाद के 3 महीने तो जैसे कोई सपना थे। रोज फूल, फिल्में, बाहर घूमना और समीर की बाहों में वो सुकून, जैसे सब कुछ किसी हसीन कहानी का हिस्सा हो। लेकिन फिर वो बदलने लगा। पहले शिकायतें शुरू हुई। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? फिर ताने, तुम्हें क्या आता है सिवाय सुंदर दिखने के? फिर नजरअंदाज करना, फोन न उठाना, दोस्तों के सामने रूही को शर्मिंदा करना। और फिर एक दिन, पहला थप्पड़, बस एक छोटी सी बात पर कि उसका तौलिया बाथरूम में नहीं था। तुम बेकार हो, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ, समीर ने कहा था। उस दिन रूही पूरी रात रोई थी। सोचा था शायद गलती उसी की है, शायद समीर बहुत थका हुआ था। यही सोचकर वो खामोश रही। डैश डैश डैश। रूही ने अब डायरी का अगला पन्ना पलटा। समीर ने आज कई दिनों बाद कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। लेकिन उसमें अब वो अपनापन और प्यार नहीं था जो पहले हुआ करता था। ना ही ये बोलते हुए उसकी नजरें मुझ पर थीं, ना ही उसकी आंखों में वो चमक जो पहले दिन से मुझे देखती थी। उसने जैसे यह बात किसी और को देखकर कही हो। रूही ने डायरी बंद की। वो कमरे में वापस गई और सोते हुए आरव के पास लेट गई। बच्चे का माथा चुमा। वो जानती थी आरव के लिए ही वह अब तक सब सहती रही। लेकिन आज डायरी के पन्नों की तरह उसके भीतर भी कुछ खुलने लगा था। अगली सुबह सूरज की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन कमरे का सन्नाटा अब भी टूटा नहीं था। रूही ने धीरे से रजाई हटाए। पास लेटा आरव अभी जागा नहीं था। उसका नन्हा सा चेहरा बिल्कुल शांत लग रहा था। लेकिन रूही जानती थी उसके बेटे की नींदें अब मासूम नहीं रहीं। वो रोज रात डर कर उसके सीने से चिपक जाता है, नींद में बड़बड़ाता है। पापा को गुस्सा मत दिलाना माँ, मुझे नहीं चाहिए टीवी, मैंने गलती नहीं की थी। रूही ने चुपचाप उसके गाल पर हाथ फेरा। आरव की पलकें फड़फड़ाईं। वो जाग गया। गुड मॉर्निंग बेटा, रूही ने मुस्कुराने की कोशिश की और बड़े प्यार से कहा। आरव ने अपनी नन्ही आंखों को हथेलियों से मला और माँ को देख सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसे चुप देखकर रूही ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, स्कूल चलोगे ना आज? आरव ने सिर झुका लिया, खामोश रहा। आरव। रूही अब थोड़ी घबरा गई। आरव ने धीरे से पूछा, माँ, पापा मुझसे प्यार करते हैं? रूही का दिल कांप गया। वो सवाल जिसे उसने खुद से भी कभी नहीं पूछा था, आज उसके बेटे ने पूछ लिया। क्यों पूछ रहे हो ऐसा? रूही ने थरथराती आवाज में कहा, क्योंकि जब वो आपको मारते हैं मैं डर जाता हूँ, और जब मैं डरता हूँ तो वो मुझ पर भी गुस्सा करते हैं। क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? अपने बेटे की बातों में छिपे दर्द ने रूही की आंखों में आंसू ला दिए। उसने आरव को कसकर गले से लगा लिया, कांपती आवाज में बोली, नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, सबसे अच्छे, दुनिया के बेस्ट बेटे हो तुम, और ये तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी आंखें तेजी से भीग गईं। शायद पहली बार उसने किसी से कहा, तुम्हारी गलती नहीं है। तारानकन 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 तारानकन। दोपहर में सरला ताए आई। वो पड़ोस में रहती थी, उम्र में बड़ी, स्वभाव में चुप। लेकिन पिछले कई महीनों से उन्होंने बहुत कुछ देखा था। रूही के सूजे हुए गाल, कंधों पर नीले निशान और आरव की खामोशी। ताई ने धीरे से रूही को देखा और कहा, बिटिया, कब तक सहोगी? रूही उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, बस उनकी तरफ देखा और एक आंसू आंखों से बह निकला। ताई ने आरव को देखा, फिर रूही की ओर देखा और कहा, बच्चों का बचपन अगर डर में बीते तो वो कभी बड़ा नहीं हो पाता, उम्र चाहे जितनी भी हो जाए। ताई की बातों ने जैसे रूही के सामने एक आईना रख दिया। कुछ देर वो बस उसी आईने में खुद को निहारती रही चुपचाप। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। रात को समीर घर देर से आया, नशे में था। रूही ने आरव को अपने कमरे में सुला लिया था, ताकि समीर की ऊंची आवाजें उस तक न पहुंचे। लेकिन समीर आज बहाना ढूंढ रहा था। आज तेरा बेटा तमीज से बात नहीं कर रहा था मुझसे, ये तूने ही सिखाया है न? समीर ने रूही का जबड़ा कसकर पकड़ लिया। रूही को तेज दर्द हुआ, लेकिन इस बार उसने हिम्मत की समीर का हाथ झटक दिया। रूही ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उसने तमीज मुझसे सीखी है और वो बिल्कुल सही सीख रहा है। समीर को उसका जवाब देना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो झल्लाया और जैसे ही रूही के गाल पर हाथ उठाने वाला था, रूही ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटक दिया। वो डरी नहीं।
हिम्मत करके समीर की आंखों में देखती रही। समीर उसकी हिम्मत देख पागल सा हो गया, चिल्लाने लगा। लेकिन तभी रूही डरी नहीं। क्वोट, रूही ने दरवाजे की तरफ देखा। आरव खड़ा था, ओट में छिपा, सब कुछ देखता हुआ। और आरव मुस्कुराया, शायद पहली बार, शायद उसे अपनी मां पर गर्व हुआ था। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। अगला दिन दोपहर का समय था। रूही रसोई में बर्तन धो रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। आरव सामने बैठा रंगों में डूबा पेंटिंग बना रहा था। घड़ी ने 3 बजाए थे। समीर ऑफिस में था। रूही ने हाथ पोंछते हुए दरवाजा खोला और पल भर को जैसे सांस अटक गई। वो चौंकी, हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव चेहरे पर उभर आया। अंजलि, सामने खड़ी अंजलि, रूही की बेस्ट फ्रेंड। वो अब भी वही थी, वही मुस्कुराती आंखें, वही उछलती आवाज, पर अब उनमें एक ठहराव था। बाल कंधों तक कटे हुए, हाथ में एक कैनवस बैग और चेहरे पर वो अपनापन जिसे रूही ने बरसों से मिस किया था। कहाँ थी तू? रूही की आंखें भीग गईं। बंगलो में थी यार। 2 साल पहले वापस आई, फिर एक एनजीओ ज्वाइन किया और आज अचानक सोचा तुझे ढूंढ लूं। और देख, तेरा ही घर मिल गया। रूही ने उसे भीतर बुला लिया। सालों का फासला कुछ पलों में मिट गया। तभी आरव आया। अंजलि झुकी, उसके बालों में हाथ फिराया और मुस्कुराए। बिल्कुल अपनी मां पर गया है। आरव थोड़ा झेपा, फिर मुस्कुराकर कमरे में चला गया। कुछ पल की खामोशी के बाद अंजलि ने रूही को ध्यान से देखा। उसकी आंखें पड़ली थीं। कैसी है तू, रूही? ठीक हूँ, रूही ने नजरें चुराते हुए कहा। सच सच बता। अंजलि की आवाज अब गंभीर थी। रूही ने टालने की कोशिश की। अब क्या बताऊं, सब चलता रहता है। अब भी सह रही है। रूही की आंखें भर आईं। अंजलि, वो बुरा नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा हो जाता है, काम का स्ट्रेस। और जब वो गुस्से में तुझे चोट पहुंचाता है, तब क्या तेरा दिल स्ट्रेस से खाली हो जाता है? अंजलि ने उसकी बाह थाम ली। रूही खामोश रही। रूही, ये वही तू है ना जो कॉलेज में लड़कों को फटकार देती थी, जो कहती थी मुझे कोई चुप नहीं करा सकता। आज तू खुद से क्यों चुप है? रूही की आवाज टूटी हुई थी। बेटा है मेरा अंजलि, मैं नहीं चाहती उसका घर टूटे। अंजलि ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। घर जो प्यार से नहीं, डर से चलता हो, वो घर नहीं होता, जेल होता है। और बच्चे वहां कैदी बन जाते हैं। रूही फूट पड़ी। वो पहली बार किसी के सामने टूटी थी। और कोई था जिसने उसे बिखरने दिया, बिना उसे कमजोर कहे। तारानकन 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 तारानकन। रात के 9 बजे थे। समीर की गाड़ी की आवाज गेट पर सुनाई दी और उसी पल आरव ने अपनी किताबें समेटी और मां की गोद में आकर सिमट गया। रूही ने उसके सिर पर हाथ फेरा, गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। समीर का चेहरा साफ बता रहा था वो आज भी पीकर आया है। खाना बना है? उसने दरवाजे से ही पूछा। हाँ, रूही की आवाज धीमी थी। समीर ने सूटकेस जमीन पर फेंका, जूते वहीं उतारे और लड़खड़ाते हुए सोफे पर गिर पड़ा। आरव धीरे धीरे खिसक कर अपने कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन समीर की नजर उस पर पड़ गई। किधर भाग रहा है? मैंने तुझे एक पेन ड्राइव ढूंढने को कहा था, मिली? आरव कांप गया। नहीं पापा, नहीं मिली। समीर भड़क उठा। मतलब पूरा दिन घर में था और एक पेन ड्राइव नहीं मिल सकी? निकम्मा कहीं का। रूही ने तुरंत बीच में आकर कहा। समीर, वो बच्चा है, उसे क्या पता। तू बीच में मत बोल। समीर गरजा और इस बार हाथ हवा में लहराया। और थप्पड़ रूही पर नहीं, आरव के चेहरे पर पड़ा। एक 7 साल के मासूम चेहरे पर। आरव वही जमीन पर बैठ गया, आंखें हैरान, गाल पर हाथ और दिल डरा हुआ। रूही जड़ हो गई। एक पल को उसकी सांस थम गई। एक माँ के भीतर कुछ टूट गया। कोई बांध, कोई चुप्पी, कोई मजबूरी जैसे फट पड़ी। बस। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। समीर चौंक गया। अब एक भी हाथ मेरे बच्चे पर उठा तो सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी तुझे। पहली बार उसकी आंखों में वो आग थी जो डर को जला सकती थी। एस्टरिस्क, तूने मेरे साथ जो किया सहा मैंने। तेरा गुस्सा, तेरा नशा, तेरी मार, तेरा अपमान, सब सहा क्योंकि मैं सोचती रही एक दिन तू बदल जाएगा। लेकिन आज तूने एक माँ के सामने उसके बच्चे को मारा है। अब कुछ नहीं बचेगा समीर। न तेरा घर, न तेरी मर्दानगी। समीर कुछ कह न सका, बड़बड़ाते हुए कमरे में चला गया। लेकिन आज पहली बार उसने वो दीवार देखी थी जो अब कांच की नहीं रही। उसमें दरारें पड़ चुकी थीं और दरारों से रोशनी आनी शुरू हो गई थी।
रूही नीचे बैठी आरव को अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अब माँ तुझे कभी डरने नहीं देगी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। सुबह का सूरज निकल आया था, पर रूही की आंखों में अब भी रात ठहरी थी, नमी के साथ और एक फैसले के साथ। आरव को स्कूल भेज चुकी थी और अब वो एक छोटा सा काला बैग पकड़े पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आवाज अब भी अंदर दरी हुई थी, लेकिन पैर अब पीछे नहीं जा सकते थे, क्योंकि आज वो अपने हक की आवाज उठाने आई थी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। थाने के भीतर एक साधारण सी कुर्सी पर बैठी रूही अपने शब्दों में दर्द कम, हिम्मत ज्यादा लेकर बोल रही थी। मैं उसके खिलाफ फर दर्ज करवाना चाहती हूँ। उसने मेरे बेटे को मारा है और पिछले कई सालों से मुझ पर जुल्म कर रहा है। डेस्क पर बैठा कांस्टेबल कुछ पल तक उसे देखता रहा। आपका पति समीर शर्मा इंश्योरेंस कंपनी में है। घर किसके नाम है? समीर के पिता के। बच्चे की कस्टडी। मैं उसकी माँ हूँ और बच्चा मेरे साथ रहता है। कांस्टेबल ने फॉर्म देखा, फिर रूही को, फिर धीरे से कहा, बीवी हो, माफ कर दो। घर की बातें घर में ही सुलझनी चाहिए। रूही ने एक लंबी सांस ली। चेहरा शांत था। अगर मैं कल अखबार में ये बात दे दूं, तो भी आप यही कहेंगे। कांस्टेबल थोड़ा असहज हो गया। अरे बहन जी, इतना बड़ा क्यों बना रही हैं आप? कौन सा घर है जहाँ झगड़े नहीं होते? रूही की आवाज अब लोहे जैसी थी। झगड़ा और हिंसा में फर्क होता है साहब। और आप जैसे लोग उस फर्क को मिटा देते हैं। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। उसी पल दरवाजा खुला। अंजलि अंदर आई। एनजीओ की टीम से साथ आई थी। उसने फॉर्म भरा। रूही के मोबाइल से वो वीडियो क्लिप पेश की, जिसमें समीर की मारपीट रिकॉर्ड हुई थी। घरेलू हिंसा का केस है और नाबालिग पर हमला भी। फर तो दर्ज करनी ही होगी। अंजलि का स्वर सीधा और सख्त था। थाने में सन्नाटा छा गया और कुछ ही देर में रिपोर्ट दर्ज हो गई। तारानकन 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 तारानकन। फर की कॉपी हाथ में लेकर रूही बाहर आई। आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर के नहीं, राहत के थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शाम को जब वो घर पहुंची, समीर गेट पर खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में बौखलाहट। बहुत चालाक बन रही है तू। थाने पहुंच गई। रूही ने दरवाजा खोला। सांस भरकर उसकी आंखों में देखा। हाँ, और अगली बार कोर्ट भी जाऊंगी। अगर फिर से एक उंगली भी उठाए तो। समीर ने कुछ बोलने की कोशिश की। तू जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। धड़ाक। रूही ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया और धीरे से कहा, अब मुझे मालूम है मैं क्या कर सकती हूँ। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। सुबह की चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन सास की जुबान अभी भी उबल रही थी। घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। थाने तक पहुंच गई। अब कौन सा मुंह लेकर लोगों के बीच जाएंगे? रूही चुपचाप सिंक में कप धो रही थी। हर गिरती बूंद जैसे जवाब दे रही थी। अब जो टूटा है वो चाय का कप नहीं, चुप्पी है। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। तभी मिसेज मल्होत्रा आ गईं, बगल वाली, जिनकी शादी को 30 साल हुए थे। अरे बहू, मर्द तो हाथ उठा ही लेते हैं। हमारे पति ने भी कभी कभी थप्पड़ मार दिया, तो क्या हमने कोर्ट कचहरी कर दी? रूही ने पलटकर देखा। चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चिंगारी। आपने चुप रहना चुना था, मैंने नहीं चुना। सन्नाटा, जिसमें शब्द नहीं, सच गूंज रहा था। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। दोपहर में मामा जी का फोन आया। बेटा, ये समाज क्या कहेगा? तलाक लेना कोई खेल थोड़े है। थोड़ा सब्र कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। रूही की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द पहाड़ जैसा भारी। अब और सब्र से डर लगता है। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। शाम को अंजलि आई। उसने पूछा, कैसे झेल रही हो इतनी बातें? रूही ने सिर झटक दिया। पहले जो सहा वो बर्दाश्त था, अब जो हो रहा है वो जवाब है। अंजलि हल्के से मुस्कुराए। लोग क्या कहेंगे? रूही की आंखों में अब चमक थी, न रोशनी। वो तेज था जो जलने के बाद आता है। लोग कुछ भी कहें, मेरा बेटा अब मुझसे ये नहीं पूछेगा। माँ, तुम रो क्यों रही हो? एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। रात को समीर के पिता चुपचाप आकर बैठे। उनकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन कड़वाहट से खाली। बेटा, तू जो कर रही है वो आसान नहीं है, लेकिन अगर ये रास्ता चुना है तो पूरा चल, पीछे मत देखना।
रूही ने उनकी आंखों में पहली बार देखा। झिझक नहीं थी वहां, सहमति थी, और शायद माफी भी। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। कुछ दिन यूं ही बीते। केस दर्ज हो चुका था। अब पहली सुनवाई का दिन आ गया। रूही पहली बार अदालत के उस गलियारे में खड़ी थी। एक हाथ में फाइल थी, दूसरे में हौसला। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। अंदर कोर्ट रूम में समीर का वकील चालाकी से मुस्करा रहा था। उसकी आवाज में व्यंग्य छुपा हुआ था। मैडम, आपने रिपोर्ट लिखवाई कि आपके पति सालों से आप पर जुल्म करते रहे, मारते पीटते हैं। यहां तक कि आपके बच्चे को भी। लेकिन ये रिपोर्ट आपने अभी लिखवाई। ना पहले कोई शिकायत, ना कोई पुलिस को सूचना। इतनी देरी क्यों? रूही उसकी आंखों में देख रही थी, बेझिझक, बेखौफ। हाँ, देरी हुई। क्योंकि मैं रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। अब जीने का फैसला किया है। कक्ष में एक पल को सन्नाटा छा गया। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। वकील फिर वार करता है। आपके पास कोई सबूत है कि घरेलू हिंसा हुई? रूही ने फाइल से एक एक चीज निकाली। वीडियो क्लिप, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट। अगर चोटें ही सबूत हैं तो ये लीजिए। और अगर डर की शक्ल देखनी है तो मेरे बेटे की आंखों में देखिए। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। समीर पहली बार असहज हुआ। उसने आंखें झुका ली। उसे अब समझ आ गया था, रूही वही औरत नहीं है। अब उसने आंसू नहीं, आवाज को हथियार बना लिया है। जज ने अगली सुनवाई की तारीख तय की और अंतरिम आदेश दिया कि समीर को कुछ समय के लिए बच्चे से दूर रहना होगा। तारानकन 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 तारानकन। जब रूही कोर्ट से बाहर निकली तो बाहर भीड़ थी। कुछ पत्रकार, कुछ एनजीओ वाले, और कुछ जो बस तमाशा देखने आए थे। एक पत्रकार ने माइक आगे किया। डर नहीं लगता आपको कि समाज आपको झगड़ालू औरत कहेगा? रूही ने मुस्कुराकर कहा, अगर एक माँ का अपने बच्चे के लिए लड़ना झगड़ा है तो हाँ, मैं झगड़ालू हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। तारानकन 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 तारानकन। दिन बीते, कोर्ट की सुनवाई की तारीख फिर से आई। समीर अब हर हथकंडा आजमा रहा था। झूठे गवाह, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया पर अफवाहें, और कोर्ट में बार बार चरित्र हनन। लेकिन रूही डगमगाई नहीं। एक दिन उसने अपने वकील से कहा, हर कीचड़ में एक कमल जरूर खिलता है, और अब मैं वही कमल बन चुकी हूँ। मिट्टी से बाहर, कीचड़ से ऊपर, और हर चोट के बाद और मजबूत। डैश डैश डैश। समीर के झूठ एक एक कर सामने आते गए। एनजीओ, पुलिस और कुछ सच्चे दोस्त सबने मिलकर सच्चाई को बचाया। कोर्ट में रूही ने एक नज़र समीर की तरफ देखा और कहा, आप जितना चाहे कीचड़ उछाल लें, मेरी हिम्मत कभी गंदी नहीं होगी। मैं अब वो डरी सहमी, रोती हुई रूही नहीं। अब मैं एक माँ हूँ जो अपने बेटे की मुस्कान के लिए पूरे जमाने से लड़ सकती है। एस्टरिस्क 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 एस्टरिस्क। आखिरकार वो दिन आया। कोर्ट का फैसला आया। समीर को उसके अपराधों की सजा मिली और रूही को न्याय, सम्मान और आज़ादी। वो आरव का हाथ पकड़कर बाहर निकली। आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार खुशी की। चलो बेटा, अब हम दोनों अपनी नई जिंदगी की ओर चलेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समाज ने भी धीरे धीरे उसे पहचानना शुरू किया, एक मिसाल की तरह। उसकी कहानी और भी महिलाओं के दिलों में हिम्मत की लौ बन गई। तारानकन 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 तारानकन। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, वो कांच की दीवार जो तुझे रोकती थी अब टूट चुकी है। तू अब वो औरत है जो अंधेरे में भी रोशनी बन सकती है। रूही ने सिर ऊंचा किया, हाँ, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, और इस बार कोई पन्ना अधूरा नहीं छोड़ेगी। अंत। रूही की कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है, हर उस औरत के लिए जो अब भी चुप है।